ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को सुगम सरल भाषा में समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, या आयुर्वेद के हिसाब से रोग क्या है, कारण क्या है, बचाव के उपाय क्या हैं, चिकित्सा क्या है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन काल में जो रोगों के कारण ऋषियों ने माने थे, या अभी जो वर्तमान में जो रोगों के कारण माने गए हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंदर, या जो उसके बचाव के लिए जो कारण माने गए हैं, उसकी हम थोड़ी सी तुलनात्मक चिंतन करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आजकल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसके अंदर रोग उत्पत्ति के लिए उन्होंने 7 कारण माने हैं। तो 7 कारण में सबसे पहला कारण मानते हैं वो आनुवांशिक जो रोग हैं, जो जेनेटिक डिजीज हैं, तो ये एक मुख्य कारण माना जाता है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जेनेटिक डिजीज के ऊपर आयुर्वेद में भी बहुत पहले से ही बहुत ही वर्णन है। दूसरा कारण ये मानते हैं जो जीवाणु एवं विषाणुजन्य रोग, कि जैसे आप देख रहे हैं बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज की बात आती है जो डेंगू, चिकनगुनिया आदि टाइप में। अभी वायरल में अभी आप देख रहे हैं कि ये कोरोना जैसे कोविड-19 का जैसा महामारी जैसे फैल रही है, ये बार बार इस तरह के जो रोग होते हैं। दूसरा कारण वो माना गया है। तीसरा कारण माना गया है कि पर्यावरण का जो दुष्प्रभाव से उत्पन्न रोग, यानी कि पर्यावरण को हमने गड़बड़ कर दिया, कार्बन वगैरह की वृद्धि हो गई, वातावरण प्रदूषित हो गया, वायु जल आदि जो प्रदूषित हो गया, तो जो इन्वायरमेंटल जो डिजीज हैं, तो इन्वायरमेंटल कारण से जो डिजीज पैदा होती है, वो कारण मुख्य कारण माना गया। चौथा जो माना गया, दोषपूर्ण जीवन शैली और तनाव से उत्पन्न रोग, यानी कि हमारा जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, हमारे अवसाद, जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो आज दोषपूर्ण जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों की महामारी, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, इस तरह को हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज मानते हैं। इसी तरह से जो दूसरा कारण है कि जैसे जो नशाजन्य रोग, कि आदमी विविध तरह की नशा कर करके, विविध तरह के अभक्ष्य अपथ्य का सेवन कर करके जो बीमार होता है, वो नशाजन्य रोग को पांचवा कारण माना गया है।
और छठा कारण माना गया है कि ये बड़ा कारण माना गया है, रोग के कारण से रोग, यानी पहले कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी बिगड़ गई, यानी पहले गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी बनने लगी, एसिडिटी बनने लगी तो रोग बिगड़ गया, तो क्या हो गया, अल्सर हो गया। यदि इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बिगड़ गया तो क्या हो गया, पाइल्स की शिकायत हो गई। इस तरह से यानी कि रोग के उपद्रव के कारण से बीमारियां, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रोग पैदा होना। और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये यहाँ तक तो ठीक है, हम आयुर्वेद से इनको जोड़ सकते हैं, पर दूसरा जो सातवां कारण गिनाया गया है, दवाओं के दुष्प्रभाव से पैदा होने वाला रोग, मेडिकेशन का, जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से डिजीज पैदा हो जाना, ये आयुर्वेद में कभी देखा नहीं गया था। आयुर्वेद में इस तरह के कोई भी वर्णन नहीं। हाँ, विष का दुष्प्रभाव का तो कहा गया है, पर मेडिसिन का दुष्प्रभाव के इस तरह के वर्णन नहीं था। तो ये 7 कारण रोग के कारण एलोपैथिक के हिसाब से, मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से माना गया है। तो इसमें इन सारे रोगों के, ये सारे लक्षणों के लिए, इन बीमारियों के लिए जो इसकी पूरी जो निदान जिसको बोलते हैं, निदान का मतलब चिकित्सा नहीं होता है, निदान का होता है डायग्नोसिस, कि उसका परीक्षण, उस परीक्षण के साथ साथ में पूरी उपचार की व्यवस्था हमारे ऋषियों को वैदिक काल से पता था। हमारे प्राचीन काल में इन सब का वर्णन है, क्योंकि मैं इसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ में प्राचीन काल की हमारी जो ऋषियों की विधा है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको समझ लें कि आयुर्वेद के विज्ञान को समझने के लिए भी थोड़ा सा आप मॉडर्न मेडिकल साइंस को समझेंगे, तो यदि आप उसको देखेंगे तो मैं ये भी उसको कोरिलेट करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। जो आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसमें विशेष कर करके अभी जो 7 क्षेत्रों में जैसे 7 कारण गिनाए गए हैं, तो वो 7 क्षेत्रों में विशेष रूप से काम भी कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसका जो लक्ष्य है वो 7 उसके मुख्य लक्ष्य हैं। तो वो जो उन रोगों के लिए, जैसे रोग के 7 कारण हो गए, कारण बीच में बीमारी, उसके समाधान, 7 कारण, सारी बीमारी, 7 समाधान। तो अब मैं बात कर रहा हूं 7 समाधान यानी 7 लक्ष्य। तो उसमें से जो पहला लक्ष्य है वो है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक रोकथाम, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। सबसे पहला काम है, यानी रोग हो तो होने से, हमारा तो आयुर्वेद तो उससे पहले की बात करता है, यहाँ प्राथमिक रोकथाम की बात पहले की जाती है, पर आयुर्वेद हमारा कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी प्राथमिक रोकथाम की नौबत भी ना आए, रोग होने से पहले ही रोग का शमन हो जाए। ये दुनिया में कोई दूसरी पैथी नहीं कहती है। देखो, बीमार होकर के औषधि का सेवन करना मेरे भाई, यह एक मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर हम जीवन कैसे चला पाएंगे। पर यदि हम बीमार न हो, इसके लिए उपाय करें, तो ये हमारी विशेषता होगी। तो ये विधा कि कोई व्यक्ति रोगी ही ना हो, ये कोई पैथी बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ योग और आयुर्वेद यानी हमारी ऋषियों की विधा ही इसकी बात करती है। तो विविध तरह के जो भोजन है, विविध तरह की दिनचर्या है, विविध तरह की सावधानी है, विविध तरह की क्रियाएं हैं, इनका जितना गहनता के साथ में, जितनी गहराई के साथ में, जितनी वैज्ञानिकता के साथ में हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वह अन्यत्र नहीं है। तो मेरी बात को आप सुने। तो इसीलिए एलोपैथिक शुरू होता है प्राइमरी प्रिवेंशन से, हम शुरू होता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम से। तो फर्क यही है। तो पहले प्राइमरी जो प्रिवेंशन है, फिर उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी द्वितीयक रोकथाम। प्राथमिक के साथ में, फिर प्राथमिक लेवल पर हम नहीं कर पाए तो हम दूसरे लेवल पर करें। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर 2 चीज आती हैं, एक तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया, फिर तीसरा आता है हम कंट्रोल करें, यानी कि उसके बाद सेकेंडरी में भी नहीं हुआ, वैसे ही ठीक नहीं हुआ, तो अब कंट्रोल करने के उपाय करें। जैसे अभी प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, एक तरफ से लॉकडाउन कर दिया। सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया कि आप बिल्कुल ही और सावधानी बरतिए, नहीं हुआ तो फिर अब किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए कि और रोकने का उपाय किया जाए। फिर नहीं हुआ तो चौथा होता है जिसको बोलते हैं उपचार, यानी क्योर। तो ये चार लक्षण से ये चार कारण हुए। 5वां हुआ एक्यूट मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट के बाद में जो रिहेबिलिटेशन
जिसको हम बोलते हैं पुनर्स्थापन। तो रिहेबिलिटेशन के बाद में फिर 7वां होता है, हम कहते हैं जिसको शमन चिकित्सा, यानी पैलिएशन का। तो पैलिएशन यानी कि पूरी तरह से उसको रोग को शांत करने के हिसाब से जो उपाय हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि यदि हम चिकित्सा के इन 7 क्षेत्रों को जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो इन लोगों ने जो लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों को यदि मैं बात करूं, आयुर्वेद जो हमारी परंपरागत चिकित्सा है, योग की बात है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यदि हम इसको बहुत ही तुलनात्मक और गहरे रूप में यदि हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे से, मॉडर्न से बहुत आगे हैं। सिर्फ एक ही चीज में मैं फिर बार बार कहना चाहूंगा, मॉडर्न सिर्फ एक चीज में आगे है, वो है एक्यूट मैनेजमेंट। वहां आज हम पिछड़े हुए हैं। आयुर्वेद में कहीं एकदम एक्सीडेंट हो गया, सर फुट गया, हाथ पैर टूट गए, क्षमा करिएगा, तो सबको एलोपैथिक चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। आयुर्वेद में एकदम सर्जरी की वो व्यवस्था नहीं है, एक्यूट मैनेजमेंट नहीं है। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एक्यूट मैनेजमेंट में जितने भी जो शल्य क्रियाएं आदि का प्रयोग होता है वो कोई पैथी नहीं है, क्योंकि हमारे चरक आदि जो सुश्रुत आदि जो ऋषियों ने प्राचीन काल में जिस शल्य की बात की है, जो आज भी शल्य के जो जनक हैं, भीष्म पितामह हैं, वो ऋषि चरक को मानती है पूरी दुनिया। विदेशों में भी, यूरोप आदि कंट्री में भी जहां भी सर्जरी की बात होती है तो पहले वो चरक को ही स्मरण, सुश्रुत को ही स्मरण करते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि शल्य एक क्रिया है। शल्य तो हम भी करते हैं, हमारे आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है। हमारे यहाँ इस तरह के क्रॉनिक और छोटे केसेस आते हैं, विशेष करके जो फिस्टुला वगैरह के, पायल्स वगैरह के, जो कई बार सर्जरी होने के बाद भी जिनका दोबारा वो रिलैप्स कर जाता है, वो भी हमारे पास आते हैं। परंतु बाकी मॉडर्न सिस्टम ने ये सर्जरी आदि को ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया, यानी उन्होंने ज़्यादा उसको अपने सिस्टम में ले लिया। इसीलिए आज हम उन सर्जरी के लिए भी मॉडर्न सिस्टम के साथ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बाकी चीज़ों के लिए जो हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब मैं इसके विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा, थोड़ी सी बात बताने का प्रयास करूँगा। तो पहले लेवल पर जैसे हम बात कर रहे थे कि प्राथमिक जो रोकथाम है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन का जो लक्ष्य होता है कि किस तरह से रोगी होने से बचाया जाए। तो रोगी होने से बचाया जाए तो चिकित्सा पद्धति में इसके लिए थोड़ा सा मॉडर्न ने उपाय किए हैं कि रोगी ही ना हो, रोगी ही ना हो। तो इसके लिए आधुनिक क्या करता है? तो करता है जैसे खसरे के, चेचक के, पोलियो के जो टीके आदि बनाए गए, जो इस तरह के वो पोलियो ड्रॉप्स वगैरह जो पिलाए जाते हैं, ये उसका उपाय है। तो निश्चित रूप से इसको प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए बचपन से लेकर के कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष तरह के जो इंजेक्शन वगैरह हैं, टीकाकरण वगैरह हैं, इस तरह के अलग अलग उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि आरोग्य की दृष्टि से देखें तो ये बहुत कारगर तो नहीं है, पर पोलियो है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, इसमें ये अत्यंत लाभकारी है। मैं ये कहूँ कि इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे हैं, परंतु कई बार लगाने के बाद में वो चीज़ निष्फल हो जाती है। पर हम जब उसके अधिकता से यदि वो लाभ करता है तो हम उसको लाभकारी मानते हैं। परंतु हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि योग की बात करूं, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं, तो हम कह सकते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ में ये मूलतः श्रेष्ठ और वैज्ञानिक जीवन पद्धति हैं। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक जो दवा है, कभी भी ये हमारी जीवन पद्धति नहीं हो सकती है। यानी प्राइमरी प्रिवेंशन में भी यदि हम उसको जीवन पद्धति से जिस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो पार्ट बहुत बड़ा है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जिन चीज़ों से हम कुछ रोगों को ठीक कर सकते हैं उसका प्रतिशत कम है। यानी कि पोलियो होता था हजारों को, शायद करोड़ों की आबादी में कई हजारों को हो जाए, तो उससे हमने प्रिवेंशन से रोका। जो हमारी जो प्राइमरी जो प्रिवेंशन है उसके तहत हम शुगर को रोक सकते हैं, हम
बीपी को रोक सकते हैं, इस तरह के न जाने हम कितनी रोगों को रोक सकते हैं। तो ये किससे रोकेंगे हम अपनी जीवन पद्धति से रोक सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन योगाभ्यास करेगा, आयुर्वेद में बताए गए जैसे हम प्रतिदिन बताते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी हर रोज बोलते हैं कि आंवला का सेवन करिए, गिलोय का सेवन करिए, तुलसी का सेवन करिए, पतंजलि के आंवला जूस और घृत कुमारी सोरस। इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष में सबसे पहले आंवले का जूस पतंजलि ने शुरू किया। घृत कुमारी जैसा जो एलोवेरा जूस भी विदेशों से आता था, हम लोगों ने देखा कि वो इतना महंगा आता था उस समय पर। आज मुझे याद है करीबन ये 8-10 साल पहले की बात है, उस समय पर 1200-1300 रुपये लीटर एलोवेरा का जूस हिंदुस्तान में बिकता था। जब पतंजलि ने शुरू करा, उन कंपनियों का जूस जो 1200-1300 रुपये वाले आज 200-250 रुपये में आ गए। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य, कई बार लोग कहते हैं कि बाबा जी आप तो बिजनेस कर रहे हैं, हमें खुशी है कि यदि हमारे जन सेवा के इस अभियान को आपको व्यापार लगता है तो इस व्यापार को करने में हमें बहुत प्रसन्नता है। और दूसरी बात मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि अभी महामारी फैल रहा है तो सब दान कर दो, सब कुछ फ्री में बांट दो। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आया है वह साधन के रूप में जब होगा ही नहीं, सारे बांट देंगे, कल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पैकेजिंग चीज़ें कहाँ से आएंगी, बनेंगे कैसे। प्रति माह आज हमारे पास करीबन 30,000 के लगभग कर्मयोगी भाई बहन काम करते हैं। भगवान ने यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो लाखों परिवार आज जो पतंजलि के आश्रय लेकर के जिनका परिवार का जीवन का निर्वहन हो रहा है, क्या उनका जीवन चलाना, उनको वेतन आदि से पारिश्रमिक दे करके उनको जीवन में आगे बढ़ाना, क्या ये सेवा का कार्य नहीं है? यदि मैं इसको गणना करूं तो मेरे को पता है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, यानी कि उसको 1 करोड़ यदि हम पतंजलि जैसी संस्थाएं हिंदुस्तान में यदि 100 संस्थाएं भी हो जाएं तो देश में कोई बेरोजगारी ना रहे, कोई अभाव ना रहे, कोई गरीबी ना रहे। तो इसीलिए साधन की आवश्यकता है, आप इसको समझिए। इसके अतिरिक्त हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो हम प्रतिदिन आंवला, गिलोय, तुलसी, घृत कुमारी, इन सब औषधियों की सेवन की बात करते रहते हैं। जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए हम अश्वगंधा की बात करते हैं, जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए शिलाजीत की हम बात करते रहते हैं। तो आप प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे, इन सारी चीज़ों को करेंगे तो हम कह सकते हैं, देखिए 1% तो भगवान के लिए छोड़ दीजिए, कुछ प्रतिशत आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए छोड़ दीजिए, पर सारी चीज़ों के लिए 10% भी छोड़ दें तो 90% तो हम रोगों से बच ही सकते हैं। क्या ये कम बड़ी बात है? दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं यदि आप सावधानी बरतें तो कैंसर जैसी बीमारी से भी आप 70% बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को अंततोगत्वा इसी मार्ग पर ही लौटना पड़ेगा। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ, जड़ी बूटियाँ, बढ़िया दिनचर्या, हमारी जो सामाजिक पारिवारिक पद्धतियाँ, मान्यताएं, अवधारणाएं, इनको हमको अपनाना ही पड़ेगा। हम चाहे राजी राजी इस ओर लौटें, चाहे हम लुट-पिट करके लौटें, आना तो मेरे भाई हमको यहीं पड़ेगा। क्योंकि हमको यदि हम अपने ऋषियों के अनुसार, उनकी बातों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका, यानी जो हमारा सेल है या पूरा शरीर तंत्र, जो कंप्लीट जो बॉडी सिस्टम है, पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो नियंत्रित हो सकता है, संतुलित रह सकता है। और आदमी दीर्घायु तो होगा ही होगा, शतायु भी होगा, और शतायु होने के साथ साथ में वह, मैं कहता हूँ कि वो मृत्युंजयी भी हो सकता है, यानी कि बहुत क्रिटिकल स्थिति के बिना वो कभी भी मरेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्राण की साधना, प्राणायाम, और इसी को फिर हमने कहा कि ब्रह्म की उपासना, साधना, यूं कहे कि ब्रह्मचर्य से मृत्यु के भी पार जाने की प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी। आज की भागम भाग की जिंदगी में, आज की ये तनाव भरे माहौल में, आज तो पहले जब हम मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहनों को, पहले कहते थे कि समय नहीं है, समय था ही नहीं किसी के पास, अब कहते हैं समय कटता ही नहीं है। तो या तो कभी होता नहीं है या तो कभी कटता ही नहीं है। पहले कहा जाता था कि हमारे को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ
हमको रहने के लिए फुर्सत ही नहीं है। आप कहते जी रुका ही नहीं जा रहा है, झगड़ा हो रहा है, घर में कोलाहल हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, तो हम कैसे जिएंगे? हम शायद जीवन को नहीं जी रहे हैं, जीवन की विषमताओं को, जीवन के संघर्षों से भागने के लिए हम बहाना तलाश रहे हैं। पर जो हमारी परंपराओं के हिसाब से जिएगा, योग आयुर्वेद की परंपरा में ऋषियों ने जो हमारे लिए कहा है, हमारी जो एक एक मृत्यु के पार जाने की जो प्रक्रियाओं को भी जो बातें बताई हैं, शरीर की जो हमारी एक एक जो कोशिका है, हमारी शरीर के अंदर जो ऊतक है, आंतरिक जो अवयव हैं, लेकर के जो पूरे शरीर तंत्र के अंदर में जो सब कुछ जो क्षरण हो रहा है, उसको योग आयुर्वेद प्राकृतिक जो चिकित्सा है, उससे हम जो 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 डिजेनरेशन हो रहा है पूरा, उसको हम रोक सकते हैं। और हमारी एक एक कोशिका का जो रिसेप्टर है, जो स्टेमिनर जीन्स हैं, जितने भी जो क्रोमोजोम्स हैं, जो डीएनए है, इन सब को, यानी कि हम अपने सेल से लेकर के, अपने डीएनए से लेकर के क्रोमोजोम्स तक की सारी चीज़ को हम उनको, उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसको शुद्धि कर सकते हैं, उसको संतुलन प्रदान कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि उसका जो मूल स्वभाव है, जो उसका जो स्वरूप है, जो उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, हम उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम व्यक्ति को जो है, जो जनरेशन से, लाइफ स्टाइल डिजीज से, स्ट्रेस से, और जो ड्रग और एडिक्शन है उसका, और ये सब नशा से लेकर के, वासना से लेकर के, विकारों से लेकर के, दोषों से लेकर के, इन सब चीज़ों से बचा करके हम आपको ऊर्जावान बना सकते हैं, पूर्णतः उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि योग और आयुर्वेद से तो हम बुढ़ापा और मृत्यु से भी बच सकते हैं मेरे भाई। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बुढ़ापा में आप देखिए, जो योग कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनका शरीर ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं वो आप देखेंगे कि वो विविध रोगों से ग्रसित है। तो अच्छा है कि जब शरीर ठीक है, हम चलते फिरते स्थिति में हैं, तो हम आयुर्वेद का पालन करें। तो इसीलिए तो आयुर्वेद कहता है, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। ये जो चरक ऋषि का जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आयुर्वेद का प्रयोजन है, रोग से बचा करके रखना है। रोग से बचना है तो आयुर्वेद के शरण में आओ, बीमार होकर के नहीं। दुर्भाग्य से आज हमारे पास आयुर्वेद की बात बता रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी योग की बात बता रहे हैं। यदि आप योग को अपनाते हैं, यदि आप आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो उससे हमको क्या लाभ? नहीं, हमको लाभ है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, हमको प्रसन्नता मिलेगी, हमको यही लाभ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्वस्थ व्रत की बात की, ऋतुचर्या की बात करी, दिनचर्या की बात करी। ये सब जो विधान किया गया शास्त्रों में, इसीलिए तो किया गया है। ये कोई हमारा वो नहीं है, यहाँ हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारी विधा नहीं है, ये हमारा कोई हमने कल्पनाएं की नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने इतना तप किया, पुरुषार्थ किया, वर्षों वर्षों तक जिन ऋषियों ने अपने जीवन को खपा दिया, न जाने जो सहस्र ऋषियों ने जो अपने को खपा करके, अनुसंधान करके, जीवन लगा करके जो विधा हमको आज सहज रूप से दिया है, हम इसको इतने हल्के में ना लें। क्योंकि कोई एक गिलास पानी भी पिला देता है तो हम उसको थैंक्स कहना नहीं भूलते हैं, हम धन्यवाद कहना नहीं भूलते हैं। पर जिन ऋषियों ने हमको इतना सारा जो ज्ञान दिया, इतनी सारी प्रतिभाएं और क्षमताएं दी, जो हम लोग सिखा रखते हैं, जो हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, ये भी इसीलिए था कि इन हम ऋषियों के ऋण को समझें, उस ऋण को समझ करके ऊऋण होने के लिए हम
प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है वंशानुगत रोगों की बात है, तो जेनेटिक अनुवांशिक जो रोग हैं उसमें उच्च रक्तचाप है, अस्थमा है, गठिया है, इन लोगों को भी बहुत पूरी तरह से रोग मुक्त हुए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ आकर के, तो जिन लोगों को जेनेटिक रोग होने की संभावना है उनको भी रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है मेरे भाई, योग और आयुर्वेद के माध्यम से। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से ये हमारा बहुत बड़ा अनुभव है, उपलब्धि है। हमारे 1500 से ज़्यादा चिकित्सक आज इस कार्य में लगे हुए हैं। तो दुनिया के लिए मैं कह सकता हूँ आयुर्वेद की यह बहुत बड़ी देन है, और उस आयुर्वेद की देन को जग जग तक पहुंचाने का कार्य पतंजलि के माध्यम से निस्वार्थ भाव से आज पतंजलि कर रहा है। इसके लिए हमें गर्व और गौरव है। बस कृपा इतनी कर लेना, आप भी उस विधा से जुड़ लेना। पर मैं कहता हूँ कि आज और काम करने की आवश्यकता, अनुसंधान की आवश्यकता है, और साधन जोड़ने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूँ कि यदि सरकार, क्योंकि अभी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हमने सोच लिया कि जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना कि दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो दम होगा तो हमें पास करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी है। पर हम आपसे सहयोग की अपेक्षा जरूर करते हैं। तो आप सहयोग कैसे कर सकते हैं? साधन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, दान से कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो मेरे भाई अपने दिनचर्या को ठीक करके योग आयुर्वेद को अपना करके कर सकते हैं। तो आप अपने लिए न सही, अपने पारिवारिक जनों के लिए तो इस योग और आयुर्वेद को अपना लो। आप अपने लिए न सही, हमारे लिए ही सही कर लो। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, तो जिससे कि इस आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये विश्व पटल पर स्थापित होगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि जो प्राइमरी जो प्रिवेंशन है उसमें हम 80 से 90% इस चिकित्सा पद्धति कोई कारगर है तो वो आयुर्वेद और योग है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, यही उपचार है, ये इसका हिस्सा है। तो हम इसके बाद में हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन को मैंने समझाया कि किस तरह से हमको रोग होने से पहले ही रोगों से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से ही संभव है, योग से ही संभव है, उसको अपनाने से ही संभव है। तो आइए हम आयुर्वेद की चर्चा नहीं, आयुर्वेद की कथा नहीं, आयुर्वेद का आचरण, आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। और हमारा सौभाग्य है, आपकी नई पीढ़ी का सौभाग्य है, श्रद्धेय स्वामी जी जैसे व्यक्तित्व इस समय हमारे इस देश में हैं, और पतंजलि जैसी संस्थाएं आपकी सेवा के लिए, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, कितने भी संघर्ष हो, पर हम पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। तो आइए तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन यानी पहले लेवल पर, प्राथमिक लेवल पर ही इन रोगों को बढ़ने से रोक सकें, समूल समाप्त कर सकें। तो कल हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर, द्वितीय रोकथाम के ऊपर। तब तक आप संकल्प लीजिए, योग और आयुर्वेद को आज से ही करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।